हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष कुमार पोरवाल। आज हम लोग जो है लेक्चर 3 पे हैं वेक्टर के, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरह वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, जिसके माध्यम से आप जो केसेस मैंने आपको बताए थे, इन सभी केसेस को सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे माइंड में रख के हम लोग जो है वेक्टर और स्केलर को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सके। तो लेक्चर 3 हमारा फोकस है कि टेक्निक फॉर राइटिंग अ वेक्टर इन मैथमेटिकल और वेक्टर फॉर्म। इसके लिए हमको कुछ वेक्टर्स को जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझना पड़ेगा, और इस टाइप्स ऑफ वेक्टर का उपयोग केवल इसी चैप्टर में नहीं है, ये ओवरऑल फिजिक्स के सभी चैप्टर में इसका यूज होगा। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें देखते हैं नंबर फर्स्ट इक्वल वेक्टर। अब वेक्टर इक्वल्स की मैं बात कर रहा हूं। सपोज एवी वेक्टर इज इक्वल टू ऑफ सी डी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? अब आप देखिएगा, ये वेक्टर क्या कर रहा है, एक साथ दो फैक्टर बेटा बता रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और यह वेक्टर भी एक साथ दोनों फैक्टर को यहां पे डिस्कस कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इन दिस केस वेक्टर एवी ये रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, और यह वेक्टर सी डी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि यहां पर एवी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ इक्वल होगा, अलग अलग इक्वल नहीं होगा, एक साथ इक्वल होगा। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, इट मींस magnitude and direction of both vectors are simultaneously equal to each other। ये बात आप विशेष रूप से आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब यहां पर हमने जैसे ग्राफिकली मैंने बात की, सपोज दिस इज वेक्टर ए बी, अब इट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड दिस वेक्टर सी डी, और यह भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पे आप देखिएगा, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी एक साथ इक्वल है। इस वजह से ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। तो कभी भी यदि आपको दो वेक्टर इक्वल करने की बात यदि किसी प्रॉब्लम में कही जाती है या कॉन्सेप्ट में कही जाती है, तो आप दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ इक्वल करने की बात वो सवाल में और कॉन्सेप्ट में करने को कह रहा है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात और ध्यान दें, पूरी फिजिक्स में आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पूरी फिजिक्स में जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन आता है, तो भी किसी ना किसी के इक्वल आएगा, या कोई फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो भी आपका वो भी किसी ना किसी के इक्वल आएगा। फॉर्मूला भी में भी लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड भी होगी। यानी कि ओवरऑल फिजिक्स की चाहे हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें, चाहे हम फॉर्मूले को अप्लाई करें, चाहे हम कंसेप्ट को अप्लाई करके जो भी डेरिवेशन करके जो भी हम प्राप्त करते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात की जाती है। मतलब यहां पर फिजिक्स की बात की जा रही है।
फिजिक्स का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है या तो वेक्टर और स्केलर। इसका मतलब है यदि लेफ्ट हैंड साइड में यदि ये वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर ही होना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना। यदि लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम स्केलर ले रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड में भी हम स्केलर लेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में या तो वेक्टर लेना होगा या माप स्केलर लेना होगा। अब देखिएगा यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, मान लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में यदि आपकी कोई क्वांटिटी वेक्टर है और राइट हैंड साइड में वो क्वांटिटी स्केलर है, तो भले ही आपको एक जैसी इक्वल लग रही हो लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि बात करें कि ये आपका घर है और आप अपने घर के ठीक सामने वाली शॉप पर गए, तो ठीक सामने गए तो यहां पे देखो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। एंड इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है। मैं थोड़ा इसे साफ लिख देता हूं। दोनों एक ही है। तो बच्चे क्या करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल लिख देते हैं, जबकि गलत है। फिजिक्स के अनुसार इक्वालिटी हमेशा उन दोनों के बीच में ही बनेगी, दोनों या तो वेक्टर होने चाहिए या दोनों स्केलर होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर डिस्टेंस और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसे इक्वल नहीं लिख सकते। आप कहोगे यहां पे तो इक्वल हम कैसे लिखेंगे, तो जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। वेक्टर और स्केलर के कंसेप्ट में एक ही चीज कॉमन है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है, जबकि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। यदि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो यदि कभी भी वेक्टर और स्केलर आपस में बराबर हो तो हमें कैसे बराबर लिखना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकेला ले लो और वो हम उसके मॉडुलस लेके हम ले सकते हैं। तो जब मॉडुलस लेके हम उसका मैग्नीट्यूड हो गया तो देन यू कैन राइट एज इक्वल टू ऑफ स्केलर क्वांटिटी। It means in this case you can write as modulus of displacement equal to of distance। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करते तो इसमें भी बहुत ज्यादा यूज आता है, और जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कहीं फंसते हैं तो वहां भी नेगेटिव वेक्टर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आता है। पहले इसको जरा समझते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और आप देखिए यदि आप देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन ई है। कभी कभी प्रॉब्लम में क्या लगता है कि यदि किसी वेक्टर का एरो रिवर्स कर दे, मतलब क्या है कि ये इनिशियल पॉइंट है बेटा और ये फाइनल पॉइंट है वेक्टर का। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यदि प्रॉब्लम में कभी कभी आप फंसते हैं कि इनिशियल पॉइंट यदि फाइनल पॉइंट होता और फाइनल पॉइंट यदि इनिशियल पॉइंट होता तो हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो जाता।
या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि ऐसा आइडिया आपके माइंड में यदि आ जाए तो फाइनल पॉइंट को इनिशियल बना दो, इनिशियल को फाइनल बना दो। ये कैसे करोगे? एरो को रिवर्स कर दो। यानी कि यदि आपके माइंड में इस तरीके से आइडिया आ रहा है कि इस वेक्टर का ये वाला फाइनल पॉइंट इनिशियल हो जाए और इनिशियल पॉइंट फाइनल हो जाए, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो जाएगा और हमारा समाधान, समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि ऐसा आइडिया यदि आपको जब भी आए तो कर दो, इनिशियल को फाइनल बना दो, फाइनल को इनिशियल बना दो, और ऐसा करके यहां देखिए थीटा है, और केवल आपको क्या करना, मैग्नीट्यूड तो ए यहां भी है, मैग्नीट्यूड यहां भी है, लेकिन ये था वेक्टर ए। लेकिन आप ध्यान देना, एरो को रिवर्स करने के बाद जो वेक्टर है उसके आगे केवल आपको माइनस साइन लगाना है। यानी जो भी वेक्टर है उसके आगे एरो रिवर्स कर दिया, तो अब ये जो वेक्टर बना है इसके आगे जो वेक्टर था माइनस साइन लगा दो, तो ये देखिए एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो गए। इसलिए हम इसको इसका अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। और आप मैथमेटिकली देखिए ये इसका ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, इसलिए हम इसे नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इतनी बात सही समझ में आ गई। अब हम इसका यूज करके देखते हैं कहां इसका यूज होता है। मान लीजिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग t=0 पर आप यहां थे और t=t पर बेटा आप यहां पर आ गए। तो t=0 पर आपका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, ये प्रॉब्लम में दिया है, और t=t इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। देन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होते क्या? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द वेरिएबल पॉइंट। ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। और फिक्स्ड पॉइंट कौन हो सकता है? या तो प्रॉब्लम में दिया हो, या कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन हमेशा फिक्स पॉइंट होता है। तो फिक्स पॉइंट टू वेरिएबल पॉइंट आप ड्रॉ करोगे। यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है तो ओरिजिन टू पॉइंट ए, ओरिजिन टू पॉइंट बी, ओरिजिन टू पॉइंट सी ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखिए t=0 पर इसका पोजीशन वेक्टर r1 दिया, मतलब आपको ओरिजिन से लेना पड़ेगा। यहां पे r2 दिया है, तो यहां पे आपको ओरिजिन से आपको पोजीशन वेक्टर यहां पे लेना पड़ेगा। ये दिया है। पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां डायरेक्टेड होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहां पर आप देखिए ये पॉइंट आपका इनिशियल हो गया और ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट हो गया। मतलब है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एक वेक्टर डायरेक्ट देखिए कर दीजिएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आ रही है? देखिएगा इनिशियल टू फाइनल, तो ये फाइनल पॉइंट ऑलरेडी है, देखो इसका भी फाइनल है, इसका भी फाइनल चल जाएगा। लेकिन यहां पर ये इनिशियल नहीं है, इसका तो फाइनल है, तो हमें इसे इनिशियल बना दिया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन इन टर्म्स ऑफ r1 वेक्टर और r2 वेक्टर कर सकते हैं। कैसे? कि इसको एरो को रिवर्स कर दो, ये फाइनल है तो फाइनल को इनिशियल बना दो, इनिशियल को फाइनल बना दो। लेकिन सवाल में ऐसा तो नहीं, सवाल में O2 यहां दिया था, लेकिन आपने रिवर्स किया तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन आप लगा दीजिएगा। तो नेगेटिव वेक्टर का उपयोग कर दिया यहां पर।
और इससे फायदा हुआ कि ये इनिशियल बन गया और ये फाइनल पहले से था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन हो गया। वो क्या होगा, और देखिएगा ये होगा क्या, ये R2 वेक्टर और R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर वो यहां पे जो ज्वाइंट है जिसकी वजह से आया है, तो मतलब है R2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ R1 वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि आप कह सकते हैं R2 माइनस R1 दिया था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी आपको प्रॉब्लम में R1 वेक्टर दिया है और R2 वेक्टर दिया है, तो R1 R2 दिया क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब चेंजिंग पोजीशन वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, इसी वजह से बोला जाता है। तो आप देखिएगा यहां पर आपने इस नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर लिया और जिसके माध्यम से आपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारी जगह आपको इसका उपयोग करने को मिलेगा, और आपको जब भी आइडिया है एरो रिवर्स करने का कर दो, लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा दो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, इससे आप लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम देखिए यूनिट वेक्टर, इट मींस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या होगी, सपोज मैंने वेक्टर ए लिया, it makes an angle theta with respect to horizontal, हमें थीटा बोल रहा हूं, it means plus theta, it means you take in anti-clockwise direction। अब जैसे कि यदि हम इसको समझाने के लिए तरीका मैंने ढूंढा, यदि पुलिस और चोर का हम यूज करते हैं, आइडियल पुलिस और आइडियल थीफ की मैं बात कर रहा हूं। आइडियल पुलिस का मतलब है यदि कोई कंप्लेंट लिखाएगा तो उसको लिखा जाएगा और उसको ईमानदारी के साथ उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जो भी पकड़ा जाएगा, जो भी सामान यदि जब्त करेगी पुलिस, तो जिसका है उसी को ही करेगी। आइडियल पुलिस और आइडियल थीफ की मैं बात कर रहा हूं। अब आइडियल थीफ का मतलब क्या, कि चोर जो होता है वो जो भी होता है सब उठा ले जाता है, लेकिन यहाँ पे थीफ आइडियल क्यों, क्योंकि वो केवल यूनिट पार्ट ही चोरी करता है, सब नहीं लेता, केवल यूनिट पार्ट। तो यहां पर आप देखिएगा कि वेक्टर ए को आइडियल थीम मिला, चोर मिलेगा। जब जो चोर चोरी करता है तो ऐसे करता है कि आप समझ ना पाए, यदि वो आपसे मांगेगा तो आप दोगे नहीं, इसलिए चोर चोरी करता है। चोर ने चोरी इस तरीके से की जिससे आप समझ नहीं पाए, इसे बोलते हैं आइडियल थीम। तो यहां पर देखिए एक यूनिट वेक्टर है इसको, तो यहां पर एक आइडियल चोर मिला वेक्टर ए को, और उसने यूनिट पार्ट चोरी कर ली। इसको वेक्टर ए को पता नहीं चला, यूनिट पार्ट चोरी की। जब इसको पता चला कि हमारी चोरी हो गई, उस समय बाद पता चला, तो इसने पुलिस को कंप्लेंट लिखाई, और पुलिस जब इसको पकड़ेगी तो किसे वापस करेगी, जिसका ये है उसी को ही वापस करेगी। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन इसी के एलोंग है। इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन इसी के एलोंग है, इसलिए ये इसकी डायरेक्शन इसी के एलोंग है। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन इसी के एलोंग होगी। ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर इसका कैसे बना, पुलिस ने, चोर ने इसको टोपी पहना के ये चोरी कर ली, और चोर ने वेक्टर ए को टोपी पहनाई, टोपी को बोले कैप, ए को कैप पहनाया, वही चोरी कर ली। जब चोर पकड़ा गया तो ये इसी की तरफ गया, तो इसकी मतलब इसकी डायरेक्शन इसी के लोगे,
इसका मतलब जब भी कोई यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी के अलोंग होगी जिसका वो यूनिट वेक्टर है। आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपके अलोंग होगी, मेरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मेरे अलोंग होगी। ये बात ध्यान रखना। ए वेक्टर की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। अब इसमें आप ध्यान दें, डायरेक्शन ए कैप की वेक्टर ए के अलोंग है, इसलिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि ए कैप की डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। इस वजह से मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए हम यहां पर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ई कर देते हैं, ये खुद ही बताता है। तो इस तरीके से हम किसी यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन उसी के अलोंग हो जिसका वो यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर एक क्लैरिफाई करें तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन विच मेक्स एन एंगल थीटा इन दिस केस। सपोज हमने एक दूसरा यूनिट वेक्टर लिया, दिस इज वेक्टर वी। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है, तो बी कैप विल बी इक्वल टू ऑफ वेक्टर वी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी। इट मींस मैग्नीट्यूड आपका यहां पर 1 होगा और डायरेक्शन यहां पे हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा होगा। तो ये आपका बी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी। इट मींस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो इसी तरीके से हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि बोला जाए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर के कुछ नाम दिए गए हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या मतलब है देखिएगा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एक ये और तीसरी हम यहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इसे इमेजिन कर लीजिएगा ये, क्योंकि यदि हमने लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये हकीकत में इन दोनों के बीच में ये इसकी परपेंडिकुलर नहीं, इस वजह से इसे इमेजिन कर दो और इनमें एक लाइन का नाम दो एक्स और दूसरी लाइन का नाम दे दो बाई एक्स और तीसरी लाइन ये दो है दैट इज द जेड एक्स। अब यहां पे आप देखेंगे पूरा लाइन एक्स एक्सिस है, यदि ऑरिजिन के इधर जाते हैं तो डायरेक्शन इधर है और जब ऑरिजिन के इधर जाते हैं तो देखिए डायरेक्शन इधर है। आप देखो एरो रिवर्स हो गया और जब भी एरो रिवर्स हो जाए तो क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस। तो यहां भी नेगेटिव वेक्टर का यूज है, एप्लीकेशन है। ये देखिए यहाँ पे माइनस बाई एक्स और ये जेड एक्सिस इधर और माइनस जेड एक्सिस इनसाइड ऑफ द प्लेन होगी। बिकॉज यहां पे रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक मात्र कंफ्यूजन देगा। जब आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो वहां पर यदि आपने इस तरीके से जेड एक्सिस ले ली तो मात्र आपको कंफ्यूजन मिलेगा। अब यहां पर इसके यूनिट वेक्टर का नाम रखा गया आई कैप। मतलब क्या, आई कैप मीन्स मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप मीन्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस माइनस जे कैप मीन्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 डायरेक्शन नेगेटिव बाई एक्सिस। इसी तरीके से के जेड एक्सिस का प्लस जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर प्लस के कैप और माइनस जेड एक्सिस का माइनस के कैप। यानी कि इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, डायरेक्शन उसी के अलोंग होगी जिसका वो यूनिट वेक्टर है। या हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जो नाम दिया गया वो आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को दिया गया माइनस आई कैप और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को दिया गया जे कैप, माइनस वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को माइनस जे कैप, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप, माइनस जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को माइनस के कैप नाम दिया गया। ये भी आप माइंड में रखें क्योंकि फिजिक्स की 99%
प्रॉब्लम इसी का एप्लीकेशन के द्वारा सॉल्व होती है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और उसी के साथ साथ फिजिक्स में जब भी इक्वालिटी होल्ड करोगे तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड यदि आपने वेक्टर क्वांटिटी ली है तो राइट साइड भी वेक्टर क्वांटिटी को ही लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड यदि आपने स्केलर क्वांटिटी ली है तो राइट हैंड साइड भी स्केलर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। यदि लेफ्ट हैंड साइड यदि आपने वेक्टर और राइट साइड स्केलर है तो भले ही वो इक्वल है तो हम इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकते। यदि इक्वल करना है तो वेक्टर के ऊपर मॉडुलस इक्वल टू स्केलर कर दो, यदि वेक्टर स्केलर मैग्नीट्यूड में बराबर है तो आपको हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पे फोकस किया। इसके बाद मैं फोकस कर रहा हूं कि किस तरह वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सके या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सके। क्या कहना मतलब इसका? वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ आप लिखना चाहते हो। मतलब है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाता है इसका मतलब है कि वो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई कि जब भी हम किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उस वाले केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं या एक साथ लिखते हैं। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में हम लिखते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम इसको, इस प्रोसेस और स्टेप को आप जरा समझिए। सपोज दिस इज वेक्टर ए, this is vector B and this is vector C. And this is vector D. अब यहां पर आप देखें, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही करते हैं, हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही करते हैं। इस वजह से सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन एज्यूम करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन एज्यूम करेंगे और ओरिजिन एज्यूम करने के बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को दिमाग में इमेजिन कर लेंगे। तो यहां भी आप देखिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस वाई एक्सिस, यहां पे आप देखिए दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई और दिस इज प्लस जेड, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस वाई, दिस इज प्लस जेड। अब यहां पे माइनस प्लस वाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उस साइड ही वेक्टर नहीं है, इसलिए वेक्टर नेगेटिव वाई की तरफ है, इसलिए हमने माइनस वाई एक्सिस को यहां पे ले लिया है, जबकि प्लस वाई हमने यहां पर नहीं लिया है। पहला स्टेप यही करेंगे। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन आप एज्यूम करेंगे और उसके बाद एक्स और वाई और जेड एक्सिस को ड्रॉ करेंगे।
लेकिन जेड एक्सिस को कॉपी में आप नहीं बनाएंगे, इसे आप अपने माइंड में एज्यूम कर लेंगे। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में देखते हैं कि आपने किस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा, यहां पर वेक्टर ए को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यहां पर वेक्टर बी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यहां पर वेक्टर सी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यहाँ पे डी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहते हो। और मान लीजिएगा ये बेटा तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड 10√2 है, तो यहां पे किस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, 10√2 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो। सबसे पहला काम ये करेंगे। उसके बाद हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड x के एलोंग अलग पता करेंगे, y के एलोंग अलग पता करेंगे, z एक्सिस के एलोंग अलग पता करेंगे। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड x के एलोंग अलग, y के एलोंग अलग, z के एलोंग अलग। तो x के एलोंग मैग्नीट्यूड कितना 1, y के एलोंग 0, z के एलोंग 0। यहां पर x के एलोंग 0, y के एलोंग b, z के एलोंग 0। तो इसके विषय में जरा सोचिए कि किस तरह हम मैग्नीट्यूड x, y और z एक्सिस की तरह पता करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा ये वाला वेक्टर वेक्टर सी एक्स और बाई एक्सिस के बीच में है, जबकि जेड के अलोंग इसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है। तो यानी कि एक्स के अलोंग पता नहीं, बाई के अलोंग पता नहीं, लेकिन जेड के अलोंग हमको डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है। इसी तरीके से यहां पर एक्स के अलोंग है लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है, बाई के अलोंग है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, जेड के अलोंग 0 है। और यहां पर एक्स बाई बट जेड के अलोंग मैग्नीट्यूड इसका भी 0 है। तो पता कैसे करेंगे? यहां पे तो पता चल गया लेकिन यहां पे पता नहीं चला, तो कैसे पता करेंगे? हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करते हुए हम इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे एक्स और वाई की तरफ। ये कब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाएंगे? जब कोई वेक्टर प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में है, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करते हुए हम जो है यहां पर इसका मैग्नीट्यूड एक्स और वाई की तरफ पता कर लेंगे। लेकिन जब कोई वेक्टर एक्स और वाई या जेड एक्सिस के अलोंग ही है तो हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा और उसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या साइन थीटा या कॉस थीटा को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो इस वाले केस में राइट एंगल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको अप्लाई करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल पर ही हम केवल अप्लाई कर सकते हैं। केवल किस पे कर पाएंगे? केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर कर पाएंगे। ये बड़ा विशेष स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने वेक्टर के एरो से, बिकॉज राइट एंगल अपना बनाना पड़ेगा, इसलिए वेक्टर के एरो से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिस लाइन से एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है वो इस राइट एंगल के अंदर आना जरूरी है, बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। इसलिए वेक्टर के एरो से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिस लाइन से एंगल बना रहा है, देखिए इस पे ड्रॉ किया। तो ये राइट एंगल किस पे बनाना चाहिए? एक्सिस पे बनाना चाहिए। ध्यान रखना, एंगल 90 डिग्री एक्सिस पे होना चाहिए, वेक्टर पे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत छोटा है लेकिन बच्चे गलत कर देते।
तो यहां पर वेक्टर के एरो से परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करोगे? उस एक्सिस पे जिस लाइन से एंगल बना रहा है यहां पे। तो परपेंडिकुलर किस पे होना चाहिए? एक्सिस पे। यहां पे देख रहा है। इसी तरीके से ये देखो 90। क्लियर? अब हमने इसका नाम दे दिया ए एंड बी। अब यहां पर देखिएगा कॉस थीटा, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। कॉस थीटा इक्वल टू ओवी अपॉन ओ ए। इट मीन्स ओवी अपॉन सी। ओवी इक्वल टू आ गया सी कॉस थीटा। क्या आ गया? सी कॉस थीटा आ गया। और इसी तरीके से साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन सी। इससे आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी साइन थीटा। तो ओ बी इक्वल टू आ गया सी कॉस थीटा और ए बी इक्वल टू सी साइन थीटा। लेकिन यहां पे ध्यान देना, सी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना है। ध्यान देना, क्यों नहीं लगाना वेक्टर? क्योंकि cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 होता है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। कोई वेक्टर नहीं होता, मैग्नीट्यूड आ रहा है, स्केलर है। इसलिए स्केलर इधर है तो स्केलर इधर भी होना चाहिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों स्केलर होना चाहिए। तो यू कांट राइट एज अ वेक्टर सी, यू सिंपली राइट एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो यहां पर अब एक ओ भी आ गया सी कॉस थीटा और ये आ गया सी साइन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए आपको पूरा डिस्कस किया ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि जब कोई वेक्टर किसी प्लेन में है तो हम उसका मैग्नीट्यूड एक्स और वाई की तरफ कैसे निकालेंगे। उसके वेक्टर के एरो से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो जिस लाइन से एंगल बना रहा है, लाइन का मतलब एक्सिस पे ड्रॉ करो। वेक्टर में परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होना चाहिए। और जिस लाइन से एंगल बना रहा है उसकी तरफ हमेशा कोजाइन वाला कंपोनेंट है, इसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये जिस लाइन से एंगल बना रहा है उस लाइन से बना रहा है उसकी तरफ कॉस आए। ये प्रॉपर्टी याद कर लो। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप इसे रिजॉल्व करके आप वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में इजिली 1-2 सेकंड में आप बना सकते हो। तो यहां पर इस लाइन से एंगल बना रहे इसकी तरफ कॉस होगा और इसके परपेंडिकुलर साइन होगा। तो आप देखिएगा कि एक्स की तरफ इसका मैग्नीट्यूड आ गया सी कॉस थीटा और इसकी तरफ आया सी साइन थीटा। तो यहां पर आ देखिएगा इसमें परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया, इसी लाइन से एंगल बना रहा है वेक्टर, इसलिए मतलब ये आएगा कॉस डी कॉस एल्फा और ये आएगा डी साइन एल्फा। अब देखना ये आएगा cos tan√2 cos 45 डिग्री और ये आ जाएगा tan√2 sin 45 डिग्री। तो यहां पर आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा। तो इसका देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या आ रहा है? डी साइन अल्फा। वाई एक्सिस में क्या आ रहा है? डी कॉस एल्फा। और यहां पे यदि देखा जाए तो x के अलावा आ रहा है tan√2 sin 45 डिग्री, tan√2 cos 45 डिग्री और 0। ये आपको दूसरा स्टेप के अनुसार है कि आप जिस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसको पहले लिखें। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और tan√2 वेक्टर। उसके बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स, वाई और जेड एक्सिस की तरफ अलग अलग पता करें। यदि कोई वेक्टर एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है तो हम डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यदि बीच में है, प्लेन में है, तो उसके कंपोनेंट हम करने पड़ेंगे। और कंपोनेंट के लिए वेक्टर के एरो से उस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जिस एक्सिस से वो एंगल बना रहा है और जिस एक्सिस से वो एंगल बनाता है उसकी तरफ हमेशा कॉस होगा और उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन होगा। तो स्टेप 2 आपका ये क्लियर हो। स्टेप 3 जिस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना
सीख रहे हैं या कर रहे हैं उसका आप देखिएगा मैग्नीट्यूड एक्स की तरफ है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका मैग्नीट्यूड हो प्लस एक्स है कि माइनस एक्स है। यदि मैग्नीट्यूड इसका जो है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम प्लस आई कैप लिखते हैं, और यदि माइनस आई कैप है तो हम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस आई कैप लेते हैं एज ए कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये देखो मैग्नीट्यूड किसके अलोंग ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव एक्स की तरफ, इसलिए इसके एज ए कोफिशिएंट प्लस आई कैप लगा देंगे। ठीक, यदि माइनस होता, यदि इधर होता तो माइनस आई कैप लिखते। अब यहां पे आप देखिएगा पॉजिटिव बाई है कि नेगेटिव बाई, कुछ भी नहीं यहां पे, तो जे कैप सिंपली लिख दो, यहां पे के कैप। इस तरीके से हम वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए प्लस एक्स की तरफ है तो कुछ भी नहीं है तो आई कैप लिख लो, यहाँ की कैप लिख लो, यहाँ पे पॉजिटिव आई एक्सेज है मतलब जे कैप आपको लेना। यहां पे आप देखिएगा प्लस एक्स एक्सेज है तो क्या लेना होगा आई कैप, प्लस वाई एक्सेज तो जे कैप और के। यहां पर देख प्लस एक्स एक्सेज आ रहा है, देखिएगा ये प्लस एक्स की तरफ आ रहा है, देखिएगा तो आई कैप एक्स एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट ये, और बाई एक्सेस नेगेटिव बाई आ रहा है तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना माइनस जे कैप को ब्रैकेट में लिखोगे। यदि आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो डी कॉस अल्फा माइनस जे कैप से ये लग रहा है कि डी कॉस अल्फा और जे कैप के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इसलिए हमेशा आप ब्रैकेट में लिखोगे, या ये माइनस और ये प्लस माइनस भी हो जाएगा। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू डी साइन अल्फा आई कैप माइनस डी कॉस अल्फा जे कैप प्लस 0 जे कैप। इसी तरीके से tan√2 वेक्टर, ये आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल फिजिक्स की प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम वेक्टर से रिलेटेड है यदि हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेक्टर सम से ही निकालेंगे, उसमें वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। तो इस वजह से आपका इस टेक्निक के जरिए केवल आप इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वेक्टर फॉर्म में आप इजीली वे में आप लिख लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो अभी थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है वो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और आप देख के ही आप इसे वेक्टर फॉर्म में माइंड में ही अपने आप बना देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं फोकस करूंगा कि वेक्टर फॉर्म में तो लिखना सीख गया, तो उन सभी केसेस को यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हम वेक्टर को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ऑब्लिक स्केलर, जिससे आपको टाइम की सेविंग होगी। थैंक यू वेरी मच।